बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है, टूल्स ऑफ क्रिटिकल केयर। इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम इसी ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें फर्स्ट वन पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप लोगों को ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता चल जाता है। बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है हमारे आर्टीरियल ब्लड में, उसकी कितनी परसेंटेज है उसका आप लोगों को पता चल जाता है कि सेचुरेशन जो है वो कितनी है। पल्स ऑक्सीमीटर एक सवाल डिवाइस होती है, इसको स्किन के साथ कांटेक्ट करना होता है। जब इसकी स्किन के साथ कांटेक्ट हो जाती है तो फिर ये ऑक्सीजन की जो सिचुएशन है वो डिटेक्ट कर लेती है। अब जब हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में जो पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ पे इसकी फिंगर के ऊपर लगी हुई है, तो ये ऐसी कंडीशन है कि इसमें साथ में फिजियोलॉजिकल मॉनिटर जो है वो कनेक्ट होती है। इसलिए ये हम लगा देते हैं तो हमें उस मॉनिटर के ऊपर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है उसका पता चल जाता है, वो डिस्प्ले हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, फिजियोलॉजिकल मॉनिटर पेशेंट के साथ अटैच नहीं है, तो उस टाइम जो दूसरे डिवाइसेस होते हैं जिसमें उस डिवाइस के ऊपर ही जो है वो हमें शो होती है, डिस्प्ले हो रही होती है सेचुरेशन जो है वो रीडिंग। वो जो पल्स ऑक्सीमीटर होती है उसके थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं डिफरेंट वार्ड्स में, जहाँ पे ज़रूरत होती है। जब हम वाइटल्स ले रहे होते हैं तो वो जब हम फिंगर पे लगाते हैं, एयर लूप पे लगाते हैं, टो पे लगाते हैं या नोज़ पे लगाते हैं, इन एरियाज़ के ऊपर स्किन के साथ जब उसकी कांटेक्ट हो जाती है तो वो हमें जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो शो कर देती है, वो डिस्प्ले हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितनी है। और ये जो स्टडी होती है इसको पल्स ऑक्सीमीट्री कहते हैं, और ये जो डिवाइस है उसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। अब यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आप लोगों को डिटेल से ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन जो है ऐसी कितनी इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके इंडिकेशंस क्या है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन के थ्रू इसकी जो रीडिंग होती है, इसमें जो हम प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, कार्डियक आउटपुट चेक कर रहे होते हैं, इसके थ्रू उससे वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसके थ्रू कौन से कंडीशन जो है उसको हम एक से दूसरे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कंडीशन है कि जहाँ पे हम उसके रीडिंग के थ्रू जो है वो जान जाते हैं कि ये कंडीशन ऐसी है और इसके लिए इस तरह की इंटरवेंशन जो है वो करनी चाहिए। तो फर्स्ट वन जो है आपको बताया जा रहा है कि शॉक के जो टाइप्स है उसको हमें जब आइडेंटिफाई करना होता है तो उस टाइम हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करते हैं। तो ज़ाहिरी सी बात है कि इसमें जो हम कैथेटर यूज़ करते हैं, तो जो स्वान गांस कैथेटर है उसका मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को ये स्टार्ट कर रही थी तो उसमें भी बताया था। तो वो एक कैथेटर हम यूज़ करते हैं, तो उसके उसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको एक सेंट्रल वेन के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट है जो होता है वहाँ पे हम पहुँचाते हैं, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इस तरह उसको पहुँचा देते हैं। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, कार्डियक आउटपुट का पता चल जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रेशर है उसका पता चल जाता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर हमें पता चल जाता है। जब मैं आप लोगों को सेंट्रल वेनस लाइन पढ़ा रही थी तो उसमें आपको बताया था कि अगर हमने पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर पास किया हुआ है तो जो सेंट्रल वेनस लाइन है उसे उसी पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के पोर्ट पे के ऊपर प्लेस कर देते हैं, तो हमें वहाँ पे सीवीपी की रीडिंग जो है वो भी मिल जाती है। इसके अलावा पल्मोनरी कैपिलरी वेट प्रेशर जो है वो हम देख सकते हैं, और इसके थ्रू जो शॉक के टाइप्स हैं उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आप लोगों को कार्डियोजेनिक शॉक का बताया है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुई है और शॉक जो है वो कार्डियोजेनिक है, तो हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के जो रीडिंग होते हैं उसके थ्रू कैसे पहचान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कार्डियोजेनिक शॉक होती है तो उसमें बेसिकली हुआ क्या होता है कि हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, इफ़ेक्टिवली हार्ट पंप नहीं कर पाता, तो इसलिए मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाती है।
और यहाँ पे जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुई है और कार्डियोजेनिक शॉक है तो इस टाइम जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है उसकी जो रीडिंग है वो हमें कुछ इस तरह शो होगी कि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगी। ज़ाहिरी सी बात है कि हार्ट जो है उसकी पंपिंग एबिलिटी जो है वो फेल है, सही तरीके से पंप नहीं कर पा रही, तो ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर और हार्ट के अंदर ब्लड की बेकअप होगी, तो इस वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगी। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो हमारे साथ इंक्रीज होगी क्योंकि लंग्स के अंदर ब्लड जो है वो कंजेस्ट हुई है इस वजह से। और सीवीपी जो है वो भी हमें समटाइम इंक्रीज मिलती है क्योंकि बेकअप होती है ब्लड की, तो इस वजह से। और जो सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इसमें हमें इंक्रीज मिलेगी क्योंकि बॉडी के अंदर वेजल्स की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो सके क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज है। तो इसमें होता क्या है, इस तरह जब आपको रीडिंग मिल जाती है तो आप समझ जाते हैं कि पेशेंट जिस शॉक में है तो इस शॉक की वजह क्या हो सकती है, कार्डियोजेनिक हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकती है। इस तरह आप इसको समझ जाते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं दूसरे जो शॉक है उनसे। सेकंड वन जो है उसमें आपको बताया है कि हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो हेमोरेजिक हो सकती है, मीन्स के बहुत ज़्यादा जो है ब्लड लॉस की वजह से कोई ट्रॉमा ब्लीडिंग हो सकती है, कोई जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है। तो उस टाइम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर जो है वो किस तरह यूज़फुल होगी, वहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के जब आप रीडिंग जो है वो फाइंडिंग्स जो है वो आप रीड करेंगे तो उसमें जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो आपको डिक्रीज मिलेगी क्योंकि फ्लूइड जो है वो टोटली कम है। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी आपको डिक्रीज मिलेगी, कार्डियक आउटपुट भी आपको डिक्रीज मिलेगी, और सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे इंक्रीज मिलेगी क्योंकि बॉडी के अंदर कंपेंसेटरी वेजोकंस्ट्रक्शन होती है, तो इस वजह से सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज आती है। तो इस तरह की जब आपको रीडिंग मिल जाती है कि सीवीपी भी डिक्रीज है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी डिक्रीज है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज है, तो इसमें आप समझ जाते हैं कि बॉडी के अंदर जो फीलिंग प्रेशर है वो बहुत कम है। तो ये जो कम फीलिंग प्रेशर है तो इससे आपको पता चल जाता है कि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है वो कम है, और आप समझ जाते हैं कि ये जो कंडीशन है ये हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन है। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकती है या फिर कार्डियक टेम्पोनाट की वजह से हो सकती है। तो यहाँ पे जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो उसमें होता क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं उसमें क्लॉट बन जाते हैं, और उस क्लॉट की वजह से वो आगे जो है रिस्ट्रिक्शन होती है, तो हार्ट बहुत स्ट्रगल करती है, हार्ट की जो राइट वेंट्रिकल है वो बहुत स्ट्रगल करती है, स्ट्रगल करके ब्लड को जो है वो लंग्स की तरफ पंप करती है। तो इस दौरान अगर ऐसी कंडीशन है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और उसकी वजह से शॉक में है पेशेंट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में, तो इस दौरान अगर आप पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के फाइंडिंग्स देखेंगे तो उसमें आपको पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो जाहिर बात है कि इंक्रीज मिलेगी। राइट साइड जो है हार्ट की उसको आप चेक करेंगे तो उसकी जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज मिलेगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी क्योंकि जाहिर सी बात है कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे, राइट साइड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो स्ट्रगल करके जो है वो स्ट्रेन के साथ ब्लड को पंप करता है ऊपर लंग्स की तरफ, तो इसीलिए वहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज होता है, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है क्योंकि लंग्स में ब्लड जा नहीं रही होती है और वापस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड आ नहीं रही होती है, तो इस वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो आपको यहाँ पे डिक्रीज मिलता है। तो इससे आप समझ जाते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज है, जाहिर सी बात है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है और उस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, इस तरह आप यहाँ पे पहचान जाते हैं। और अगर कार्डियक टेम्पोनाट है तो उस टाइम क्या हो रहा होता है कि हार्ट के अराउंड जो फ्लूइड है वो एकमुलेट हुई होती है, तो हार्ट प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो रहा होता, तो उस टाइम जब आप फाइंडिंग्स देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर की तो वहाँ पे आपको जो फाइंडिंग्स है वो इस तरह मिलेगी कि जो सीवीपी है वो इंक्रीज आएगी, जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो भी इंक्रीज आएगी, और हार्ट के चैम्बर्स की प्रेशर को अगर आप देखेंगे तो वो आपको इक्वलाइज प्रेशर मिलेगी क्योंकि हार्ट सही से एक्सपेंड जो है वो नहीं हो रहा। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे वेंट्रिकल की जो फीलिंग है वो सही तरीके से नहीं हो रही है क्योंकि हार्ट के ऊपर जो है एक्सटर्नली प्रेशर है, कंप्रेशन है कार्डियक टेम्पोनाट की वजह से। तो यहाँ पे ये जो आपको एलिवेटेड सीवीपी मिलता है, एलिवेटेड जो है आपको पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मिलता है, और साथ में जो चैम्बर्स का आप देखते हैं तो आपको इक्वलाइज प्रेशर चैम्बर्स के अंदर मिलता है, तो इससे आप समझ जाते हैं कि कार्डियक टेम्पोनाट है और कार्डियक टेम्पोनाट की वजह से हार्ट के ऊपर कंप्रेशन है, हार्ट सही तरीके से एक्सपेंड नहीं हो रही, तो इस वजह से पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में, जो कि कार्डियक टेम्पोनाट की वजह से है।
इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक अगर है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में अगर सेप्टिक शॉक है तो उस टाइम क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर भी एक जगह पे ये बात समझाई हुई थी कि जब सीवियर इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, सेप्सिस में पेशेंट होता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वेजोडाइलेशन होती है और उसके एयरली सेप्टिक शॉक के अंदर और ये जो सेप्सिस की कंडीशन होती है उसमें अगर हम देखते हैं तो कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज आती हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर की फाइंडिंग्स आप देखेंगे तो आप लोगों को हाई कार्डियक आउटपुट मिलेगी। इसके अलावा जो है सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है इसमें आपको जो है वो डिक्रीज़ होगी, ज़ाहिर सी बात है वेजोडाइलेशन हुई है तो इसीलिए सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर अगर सेप्टिक शॉक है तो उसमें आपको डिक्रीज़ मिलती है। और कार्डियक आउटपुट जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि हाई कार्डियक आउटपुट होता है। इसके अलावा जो है आप देख सकेंगे कि वेजोडाइलेशन भी होती है। जो पेशेंट के फिजिकली अगर आप उसको एसेस करेंगे तो उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म होगी, टेम्परेचर होगा पेशेंट को। तो इस तरह ये जो फाइंडिंग्स है इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो शॉक है ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, क्योंकि सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ है और कार्डियक आउटपुट आपको हाई मिल रही है। तो इस तरह पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के थ्रू आप लोग समझ जाते हैं कि शॉक के जो टाइप्स है इनमें कौन से टाइप के अंदर पेशेंट है, और अगर आप सही तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा टाइप ऑफ शॉक है तो फिर आप उसके लिए मैनेजमेंट भी सही तरीके से टाइमली कर सकेंगे और पेशेंट को अनस्टेबल होने से बचा सकेंगे। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन की हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि Many critically ill patient exhibit element of more than one shock classification। इस तरह होता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल पेशेंट है तो उसमें एक से ज़्यादा शॉक जो है वो हो सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है उसको कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, साथ में हाइपोवोल्यूमिया की भी कंडीशन है तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक भी है। तो उस टाइम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन के जो फाइंडिंग्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के जो फाइंडिंग्स हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाले शॉक की जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा है, प्रोमिनेंट है। पहले आप उनको प्रायोरिटाइज करके उनके लिए एक्शन लेंगे और फिर दूसरे के लिए आप एक्शन लेंगे। इसके अलावा जो थेरेपी आप कर रहे हैं, पेशेंट एक थेरेपी पे है, ड्रग थेरेपी पे है या जो भी थेरेपी आप कर रहे हैं, मशीन के ऊपर है, पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, तो उस टाइम पल्मोनरी आर्टरी जो कैथेटर के फाइंडिंग्स है उसके थ्रू ये जो थेरेपी आप कर रहे हैं उस थेरेपी को आप मॉनिटर कर सकते हैं कि उस वो थेरेपी कितना इफेक्टिवली चल रहा है और उसके लिए पेशेंट के जो रिस्पॉन्सेस हैं वो कैसे हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप लोग पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के जो रीडिंग है, जो फाइंडिंग है उसके थ्रू आप लोग मालूम कर सकते हैं और उनके लिए एक्शन लेके पेशेंट की जो कंडीशन है उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। ये स्वान गॉन्स कैथेटर आप लोगों को दिखाया गया है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर की यहाँ पे इंजर्शन के प्रोसेस जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाए गए हैं, एक दफ़ा देख लें। और इसमें आप लोगों को पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की एक पूरी सिस्टम जो है वो आप लोगों को दिखाई गई है। इन सबको एक दफ़ा देख लें, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हेमोडायनामिक पैरामीटर्स जो है वो मेजर किए जाते हैं। ये लास्ट पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसके साथ आप लोगों का ये जो ऑब्जेक्टिव है हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग ये कवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस लेक्चर की आप लोगों को सही से समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर करूंगी और इसकी मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर कर दूंगी पोस्ट में। वहाँ आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज़ भी मैं साथ में डाल दूंगी ताकि इससे किस तरीके के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं आप लोगों को उसका अंदाज़ा हो और आप लोग खुद को प्रिपेयर कर सके एग्जाम के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।